लगन खेल डे रहा हो है। तो जो रट के लिख ले। और सभी कोई अपना माइक हाँ, म्यूट कर लीजिए। और तो बैठ के कोई ताकि बाली दो। हम जाइए लागे तुझे ना बाकी भी जाना है। ये जो प्लीज। कृपया मीटिंग हेलो। कृपया मीटिंग चालू हो गई है, अपने अपने माइक को बंद कर लिया जाए। हाँ, हाँ, तो हम स्क्रीन वो डिस्प्ले दिखाइए, डिस्प्ले जो दिखा रहे थे। पॉज द स्क्रीन शेयरिंग, डबल क्लिक टूल। अच्छा, हाँ सॉरी, थैंक यू। तो अन्य दिन के भांति आज भी हम स्वागत करेंगे, और आज के कार्यक्रम के हमारे दो चेयरपर्सन शेयरिंग करेंगे इस कार्यक्रम का। एक हमारे बसंत कुमार सिन्हा जी और हमारे कमल कुमार चौबे जी, और हमारे आज के मेहमान हैं बड़े ही अनुभवी बीके जैन साहब। इनका फोटोग्राफी में बहुत ही बढ़िया स्किल है, और वो आज वो बताएंगे कि फोटोग्राफी करके भी हम कैसे जो है अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। तो हम बीके सिन्हा साहब से आग्रह करेंगे कि हमारे मेहमान का जो है इंट्रोड्यूस करें। बीके सिन्हा साहब, बसंत कुमार सिन्हा जी। ओके 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 ओके। आज के इस कार्यक्रम में सभी विकलांग जनों का स्वागत है। और आज का जो विषय है वो बहुत ही आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफी जो है आज का विषय है, और ये एक बहुत बड़ा स्किल है। इस स्किल को सीखने के लिए लोग जीवन खपा देते हैं, और आपको आज इस कार्यक्रम में ये चीज सीखने को मिलेगा। बीके जैन साहब एक बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, और पटना नहीं पूरे देश में उनको लोग जानता है। बीके जैन साहब का जन्म 1950 में हुआ था, और एक वरिष्ठ फोटो पत्रकार, कलाकार और ट्रैवल फोटोग्राफर हैं, जो नियमित रूप से 5 दशकों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, 5 दशक। वे 80 के दशक में भारत के शीर्ष 10 प्रदर्शकों में से एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफर रहे। वे शिक्षा विभाग द्वारा बिहार युवा महोत्सव में वर्ष 1981 1985 में बिहार के राज्यपाल से दोहरे स्वर्ण पदक विजेता है। उन्हें 2014 से 17 की अवधि के लिए बिहार ललित कला अकादमी का सदस्य नामित किया गया था। वे 1971 से 79 तक नियमित रूप से RD&D जे कॉलेज मुंगेर में फोटोग्राफी के संकाय के सदस्य रहे हैं। बहुत सारे संस्था हैं। संस्कार भारती द्वारा अमृत महोत्सव में सचित्र फोटोग्राफी और साहित्य के क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन समर्पण के लिए आजीवन सम्मान दिया गया। और वर्ष 1994 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी परिषद नई दिल्ली द्वारा AIIPC की फोटो एसोसिएटशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 1995 से 2006 में यूनेस्को की संख्या संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डे ला आर्ट फोटोग्राफी बेल्जियम द्वारा एक कलाकार का सर्वोच्च सम्मान एफिया और फोटोग्राफी में उत्कृष्ट एफिया प्रदान किया गया। राष्ट्रीय संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी से वर्ष 2006 में FFIP फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। जैन साहब की करीब 10-12 किताबें जो है प्रदर्शित प्रकाशित हो चुकी हैं, जो अभी आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल है। और बिहार सरकार के बहुत ही माननीय सम्मानित फोटोग्राफर हैं। और इन्होंने बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं है, या देश के अंदर आप कह सकते हैं, जहां ये जाकर फोटोग्राफी इन्होंने नहीं की है। और उस तरह के उत्कृष्ट फोटोग्राफी का जो आयाम है वो इन्होंने पूरा किया हुआ है। आप आज के विषय में आप थोड़ा फोटोग्राफी के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, और बहुत सारे फोटोग्राफी कुछ आप देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि फोटोग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या है। आज देख रहे हैं ना, जितना आपके हाथ में मोबाइल है, आप फेसबुक देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, उसमें खाली फोटो ही फोटो रहता है। तो आप देखिए कितने लोग जो है इस व्यवसाय से पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक बड़ा स्किल है। और आज आपको एक
हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्योंकि आप, मैंने कल भी कहा था कि दिव्यांग जनों के लिए कोई भी व्यक्ति जब ये बात सुनता है तो कभी ना नहीं कहता है। क्योंकि सब आदमी आपसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और चाहते हैं कि आप जो है जीवन में कुछ अच्छा काम करें और स्किल सीख करके कुछ अच्छी आमदनी, आप अपनी आमदनी बढ़ाएं और सुख सुख से जीवन व्यतीत करें। तो आइए आज श्री बीके जैन जी का हम लोग स्वागत करें और उनको सुने आज के लिए जो आज का विषय है। धन्यवाद। चलिए। बीके जैन साहब, आपका स्वागत है। आप आए स्क्रीन पर और अपनी बातों को रखें। और स्क्रीन का हम लोग स्लाइड प्रेजेंटेशन को चालू कर देंगे। बीके जैन साहब, आप जुड़े हैं तो अपनी माइक को अनम्यूट करें और अपना स्क्रीन वीडियो को भी ऑन करें, जिससे हम आपको रिकॉग्नाइज कर सकें। तुम्हारा खाली फोटो लिख रहा है। ऑडियो ऑडियो है। जैन साहब जुड़ गए हैं क्या आप? हाँ, मैं बैठा हुआ था। तो आप इनका वीडियो डिसेबल किया हुआ है? नहीं नहीं, वो अपने कर सकते हैं ऑन। हैं? वो अपने वीडियो माइक स्टार्ट माय और वीडियो। इसको, हाँ, या इसको स्वागत है सर। हुआ नहीं हुआ। या हाँ, दिखाई दे रही है सर? हेलो। यस सर, सुनाई दे रहे हैं। हाँ, मैं बीके जैन बोल रहा हूँ। दो वो खुला हुआ है सर, मोबाइल, दो मोबाइल खुली हुई है। आप एक मोबाइल को देख लीजिए। उसको बंद करना हाँ, पड़ेगा। एक को डिस्टेंस बना लीजिए, दोनों मोबाइल का हो जाएगा ठीक से। अब चल बोला जाए सर। आज आपकी संस्था ने विकलांगों के लिए उनके स्किलफुल होने के बारे में फोटोग्राफी के विषय को चुना है। मेरा यह कहना है कि कोई भी विधा जीवन में यदि अपनाया जाता है तो उससे जीवन सार्थक होता है। यह प्रभु की विकलांगों के लिए एक ऐसा अभिशाप सा है कि वो अपने जीवन के रहते हुए भी जीवन का जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। फोटोग्राफी एक ऐसी विधा है जो आज हर जनमानस के पास में मोबाइल के जरिए हो, कैमरे के जरिए हो, या फिर और कोई भी तरीके से फोटोग्राफी हर जगह पर छाई हुई है। मेरा विकलांग और दिव्यांग जनों से इतना अनुरोध है कि यदि वो इस ओर विशेष ध्यान देंगे तो मुझे लगता है वो कुछ उपार्जन भी कर पाएंगे और साथ ही साथ अपना मनोरंजन भी कर पाएंगे। क्योंकि उनके जीवन में मनोरंजन की हमेशा कमी रहती है और उस कमी को दूर करने का एकमात्र माध्यम आज के डेट में यदि देखा जाए तो फोटोग्राफी एक स्किलफुल वर्क है, जिसको यदि वो सीखें और इस ओर यदि वो आगे बढ़ना चाहें तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बड़ा सार्थक विषय होगा। फोटोग्राफी पेंटिंग के बाद आज 250 वर्षों के अपना इतिहास बना चुका है।
इस दौर में पेंटिंग को अपनाने वाले लोगों ने बाद में फोटोग्राफी को भी अपने जीवन में लिया, ताकि फोटोग्राफ को देख करके वो पेंटिंग भी बना सकें। इसलिए फोटोग्राफी एक स्किलफुल विषय रहा है लंबे समय से, लेकिन इसके धीरे धीरे इसके तरक्की में पहले फिल्म, और फिल्म के बाद डिजिटल, और डिजिटल के बाद अब जो है वो मिररलेस कैमरे आ गए हैं। एक जमाना था जब पुरानी शादियों में विकलांग लोगों को या किसी को भी जो उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने यह भी देखा होगा कि पहले की शादियों में कई 40 या 50 फोटो से एक शादी पूरी कर ली जाती थी, और मात्र 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए के अंदर अंदर उस शादी में फोटोग्राफी का खर्चा हुआ करता था। लेकिन समय के अनुसार इस चीज में इजाफा होता गया, और आज स्थिति ये है कि पहले 50 और 100 तस्वीरों के बाद अब सैकड़ों के मात्रा में तस्वीरें होने लग गई, लोग उससे चुनाव करने लगे, और पहले जो खर्च 50 और 100 रुपए का हुआ करता था, अब वो खर्च लाख, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख तक का खर्च हो गया। तो अब लोग खर्च करने के लिए यदि उतारू हैं, तो यदि कोई भी दिव्यांग या विकलांग इस क्षेत्र में इस विधा को थोड़ा सा सीख लें, तो मुझे लगता है सरकार के यहाँ तो मान लीजिए 5% की नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो भी बहुत प्रयास करने के बाद में। लेकिन मनुष्य यदि अपने से, अपने गुण से सराबोर हो और अपने गुण के साथ यदि वो जिए, तो वो अपना काम कर सकता है और एक अपना इतिहास बना सकता है। और आज एक एक शादी में, जहां तक आपने भी देखा होगा कि हर एक शादी में एक आदमी स्टील कैमरा लेकर के दो दो तीन तीन आदमी दौड़ते रहते हैं। कुछ लोग जो है वो आपको वीडियो लेते रहते हैं, कुछ लोग ड्रोन चलाते रहते हैं, कुछ लोग लाइट का काम करते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि पहले जहां एक या दो आदमी मिलकर के एक शादी विवाह का काम करते थे, अब वो काम एक दो आदमी से हट करके 5-7 आदमी तो वहां काम करने के लिए होते हैं, और साथ ही साथ वो सारी फिल्में, सारे इमेजेस जो है वो अपने स्टूडियो में भेज देते हैं और दूसरी शादी के लिए चले जाते हैं। तो स्टूडियो में जाने के बाद फिर वीडियो वाले वीडियो को ठीक करते हैं, स्टील वाले स्टील को ठीक करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इस काम में लगने के बाद में 10 से 15 आदमी, 20 आदमी इंगेज हो जाते हैं, और सबकी रोजी रोटी इस काम से चलती है। यह इस काम के लिए किसी कॉलेज से कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक काम है, और इस काम को करने से मुझे लगता है कि जिन लोगों को शारीरिक अस्वस्थता रहती है, वो लोग भी इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस विषय में यदि किन्हीं का कोई क्वेश्चन भी हो तो उसका भी मैं जवाब दे सकता हूँ। आज 250 करीब करीब 1826 में फोटोग्राफी की शुरुआत हो गई थी, और बनाया है, दे रहा है। फोटोग्राफी एक रचनात्मक कौशलता का विषय बन गया है, और आज के युग में यह संचार का भी माध्यम है। आज आप चाहे दूरदर्शन में जाएं, चाहे आप आकाशवाणी में जाएं, आपकी बातों को वहां पर जब वो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद और जगहों पर भी उसको देखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ व्यवसाय और मार्केटिंग तो आज के युग में, जैसा कि मैंने पहले बताया, उस हिसाब से इसका व्यवसायीकरण भी हो रहा है, मार्केटिंग भी तैयार हो रही है। अच्छी तस्वीरें यदि आप बनाते हैं तो किसी न किसी रूप से वो बड़े बड़े हाउसेस में लगती हैं। आप उसकी प्रदर्शनी करके अपना मान बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया में आज आप जब अपनी फिल्में, अपनी रीलें चलाते हैं, तो उसके लिए भी
कई जगहों से उसके लिए जब आपका नाम होता है तो उसके लिए भी आपको काफी पैसे दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसका स्रोत जो है वो कैमरे के माध्यम से जब आप तस्वीरों को खींचते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हमको मुझे लगता है कि ये सब एक कमाने का अच्छा साधन आने वाले युग में हो सकता है। और एक अच्छी तस्वीर के लिए लेखन की आवश्यकता नहीं होती है, वो तस्वीर अपने आप में एक नॉवेल के जैसा होती है, जिसको लोग देख करके शब्दों की आवश्यकता को भूल जाते हैं। आज आप आज आप जब कोई फोटोग्राफ करते हैं तो उसको डेडिकेटेड रूप में यदि आप करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, तो उस तस्वीर में एक जीवंतता उत्पन्न हो जाएगी। और साथ ही साथ आप जहां भी रहते हैं अपने आसपास के जगह यदि आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी एक और उसको बराबर संभाल करके अपने पास रखते हैं, तो आने वाले समय में उसकी उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। और वो आपकी सफलता की कहानी आने वाले दिनों में आपकी सफलता की कहानी को बयां भी करेगी वो। उसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट की फोटोग्राफ करके एडवर्टीजमेंट के लिए आवश्यकता होती है। तो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी भी आप यदि करना चाहें तो उसके लिए बहुत कम संसाधन की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि उन संसाधनों का को आप यदि एक बार हल्के रूप से परचेज कर लेते हैं, तो आप घर बैठे भी बहुत सारे उत्पाद के तस्वीरों को आप ले सकेंगे। साथ ही साथ कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो भी दिन भर में देखते हैं उनकी तस्वीरें को यदि लिखते हैं, खींच पाते हैं, तो उसके साथ में चार शब्दों को यदि आप जोड़ दें तो आप एक जर्नलिस्ट की हैसियत से भी आप काम कर सकते हैं। आज आए दिन दुनिया मैंने काफी जगहों पर आप देखते होंगे कि बहुत तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। आपको उस संस्था में जाना है और अपने सक्षमता को बताते हुए उनसे उस काम को देने का अनुरोध करना है। यदि आप उसमें सक्षम होते हैं तो उस कार्यक्रम का आप कवरेज कर पाएंगे, और उस कवरेज के साथ साथ आपको कुछ उपार्जन भी होगा, जिससे आपको भीतर से खुशी भी होगी और आपकी गृहस्थी चलाने में काफी आनंद भी होगा। प्रचार के लिए भी बहुत सारी चीजों को आवश्यकता होती है, जैसे कि आप छोटा मोटा काम करके आप जैसे बैनर बना सकते हैं। आप बहुत तरह के आजकल तो बहुत तरह के फ्रेमिंग का काम चलता है और चलता है, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इन सब चीजों को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फोटोकॉपी वाला जो काम होता है उसमें भी बहुत सारे चीजों का प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर सकते हैं। उसकी तस्वीर को दस्तावेज के रूप में बना करके प्रचार के रूप में प्रचारित भी कर सकते हैं, और अपनी तस्वीरों को अच्छा बना करके आप दूसरों को और लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप काम करेंगे तो आपका नाम और शोहरत आपकी बढ़ेगी और लोग आपके पास आएंगे। और ऐसी स्थिति में आपको बड़ा सुकून मिलेगा कि आप एक काम को सीख पाए हैं और उसको कर पाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेसिक एलिमेंट मोबाइल फोटोग्राफी। किसी भी तस्वीर को लेने के लिए बहुत ज्यादा मेगापिक्सल की आवश्यकता नहीं होती है। देखा यह गया है कि ज्यादातर 20 इंच बाई 30 इंच के लिए 12 मेगापिक्सल का जो भी कैमरा होता है या मोबाइल होते हैं, उनसे उस तस्वीर को लिया जा सकता है। मोबाइल से ली हुई तस्वीर में चूंकि उसकी सीसीडी बहुत छोटी होती है, इसलिए बड़ी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, इसलिए कैमरे का उपयोग किया जाता है। और उसमें जो सीमोस सेंसर होता है वो सेंसर काफी बड़ा होता है, तो वैसी स्थिति में यदि आपका फुल फ्रेम कैमरा है तो काफी अच्छी तस्वीर हो जाती है। और यदि फुल फ्रेम कैमरा नहीं है तो आपको जो डीएक्स कैमरा होता है उसकी तस्वीरें ज्यादा बड़ी नहीं बनती, लेकिन फिर भी 12 से 15 मेगापिक्सल काफी होता है। आजकल मोबाइल में 50-50 मेगापिक्सल 100-100 मेगापिक्सल के मोबाइल आने लगे हैं। वो कीमती तो जरूर होते हैं, लेकिन
बड़े मल्टीपर्पस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि इस मल्टीपर्पस मोबाइल से आप काफी काम कर सकते हैं। कैमरा लेंस कैमरे के लेंस को साफ करने के लिए यूं तो जिस से आप अपना चश्मा वगैरह साफ करते हैं, आप उससे भी उसको कर सकते हैं। और लेकिन ज्यादातर कैमरे के ऊपर में एक लेंस पर कोटिंग रहती है, उसको ज्यादा साफ नहीं करना चाहिए, सिर्फ ब्लोअर से उसके डस्ट को हटा देना चाहिए। और पिक्चर लेते समय मोबाइल को या कैमरे को स्थिर रखना चाहिए, सही एंगल का चुनाव करना चाहिए, और जो विषय होता है उसको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट। आगे बढ़ें। फोटोग्राफी के लिए नेचुरल लाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है। कृत्रिम प्रकाश के अंतर्गत जो है वो जैसे आप घर के अंदर हो, किसी म्यूजियम में हो, वहाँ की अवेलेबल लाइट हो, तो उसके लिए आपको एक ट्राइपॉड का उपयोग करना चाहिए। और बहुत तेज रोशनी के अगेंस्ट में कैमरे को उपयोग कम ही करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि लेंस के ऊपर में आपको कम से कम लाइट पड़े, ताकि आप उससे देख पाए, अच्छे ढंग से देख पाए। जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर में तो लाइट चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको यदि क्रिएटिव कोई पिक्चर बनानी है तो सुबह में 8 बजे के पहले पहले जो रोशनी होती है, 6 से 8 बजे की जो पहली रोशनी होती है, उसमें जो भी तस्वीर आप खींचेंगे उसमें आपको हाईलाइट और जो डेंस लाइट है उसके अंदर में दोनों में आपको डिटेल मिलेगा। ठीक वही पोजीशन शाम को 4 बजे से 6 बजे के करीब में जब आप खींचेंगे तो उस समय में भी उसी तरह की लाइट आपको मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इस समय के ली हुई तस्वीरें जो हैं वो बड़ी प्रभावशाली होती हैं, और वो आपकी तस्वीरों को अच्छा बनाएंगी। अनावश्यक इस तरह की रोशनी में जो भी आप तस्वीरें लेंगे वो काफी अच्छी तस्वीरें आपकी बनेंगी। नेक्स्ट। तस्वीर जो आप खींचते हैं तो खींचने के बाद जो भी कैमरा या जो भी आपका मोबाइल काम करता है, तो चूंकि जो विषय को कंपोजिशन चाहिए ताकि आपकी नजर जो तस्वीर आपने ली है उस विषय पर जाए, तो वैसी स्थिति में आपको उसको एक कंपोजिशन के लिए आपको एक कंप्यूटर की आवश्यकता होगी या लैपटॉप की आवश्यकता होगी, जिसमें उस तस्वीर को आप ढंग से कंपोज कर पाएं और उसको आकर्षक बना पाएं। कहीं कहीं पर आपको जहां पर लाइट की कमी है या जहां पर डोजिंग कर सकते हो, जहां पर उसको बर्न कर सकते हो, जो पुराना फॉर्मूला हुआ करता था उसी का उपयोग आपको वहां पर करना होगा। और कंपोजिशन के लिए 1/3 का जो हिस्सा है, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, चाहे ऊपर से हो चाहे दाहिनी तरफ से हो चाहे बाईं तरफ से हो, जो रूल ऑफ थर्ड का जो नियम है वो आपको अप्लाई करना चाहिए। और कोशिश ये हो कि आपकी तस्वीर पर से आंख न हटे, इसलिए उसमें एक एक विषय से ज्यादा विषय उसमें इम्पोर्टेंट विषय नहीं होने चाहिए। और वो तस्वीर ऐसी लगे जिससे कि देखने वाले को सुकून महसूस हो और वो तस्वीर के अंदर खोने की कोशिश करे। और कोशिश की जाती है कि खाली स्थान जो है तस्वीरों में कम से कम हो, ताकि आप सब्जेक्ट पर आपकी नजर जा सके। और खींचते समय आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दें, और इधर उधर की चीजों को उसमें समावेश न करें। नेक्स्ट। संजीव जी कैमरा बंद कर लीजिए, आती आवाज।
जब आप तस्वीर लेते हैं तो कोशिश कीजिए उसमें कई एंगल से उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप लैंडस्केप लेते हैं तो उसको आप अपने आई लेवल या अपने छाती के पास से अपने उसके एंगल को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नीचे से यदि आप कोई तस्वीर लेते हैं तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि कोई बर्ड वगैरह है जिसकी टांग बड़ी बड़ी है, तो वो तस्वीर के पर्सपेक्टिव को चेंज कर देता है, तस्वीर को और अच्छी बना देता है। तो जैसे काफी भीड़ भाड़ के इलाके में यदि आप हैं और यदि आप वहां पर मान लीजिए कि लोअर एंगल से तस्वीर लेते हैं तो लोगों के पांव थोड़े खड़े खड़े से आएंगे और तस्वीर एक विभिन्न रूप से दिखाई देने लगेगी। कभी कभी आप प्रोफाइल लेते हैं तो उसमें आपको साइड एंगल का उपयोग करना चाहिए ताकि आप उस प्रोफाइल के तरीके से उस तस्वीर को ले सकें। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी और आपके दिमाग में जो चीज चल रही है उसको आप कैमरा एक इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट को आप ऐसा उपयोग करें कि आपके दिमाग में जो चीज चल रही है वो आप उस कैमरे के माध्यम से आप उसको कर पाए। और ये भी कोशिश होनी चाहिए कि उस तस्वीर को आप 3 एंगल 4 एंगल से आप कैसे लेते हैं जिससे कि आपकी वो तस्वीर अच्छी लगे, देखने वाले को भी अच्छी लगे और हर तस्वीर में अपना एक नयापन हो। संजीव कुमार महनार, आवाज बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर आप यूसुफ म्यूट हो काश गए हैं। एक ऐसे फोटोग्राफर रहे जिन्होंने पोर्ट्रेट में अपना नाम कमाया। उन्होंने राष्ट्रपतियों की काफी तस्वीर ली और उनकी तस्वीरें देखने के बाद आपको लगेगा कि वो तस्वीरें एकदम जीवंत हैं। ठीक उसी तरीके से भारतवर्ष में भी कुछ बड़े बड़े फोटोग्राफर जैसे दिल्ली से ओपी शर्मा, बॉम्बे से केजी महेश्वरी, आपको कलकत्ते से बेनू सेन, ये ऐसे महान और बड़े फोटोग्राफर बने हैं। उनमें से कुछ अब दुनिया में नहीं है, लेकिन आज लीजेंड फोटोग्राफर के रूप में जैसे ओपी शर्मा जो कि मेरे गुरु भी रहे हैं और हैं भी, तो उनकी तस्वीरों को आप देखेंगे तो उसमें आपको यूसुफ कार्स की तस्वीरों का की झलक मिलेगी आपको। और तस्वीर को लेते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए पोर्ट्रेट लेते समय कि आपको फोकस जो है वो आंख और आंख के ऊपर ही करना चाहिए, ताकि जब आप तस्वीर को बनाएंगे तो वो तस्वीर जो है वो आंख पर फोकस होने के कारण वो करीब करीब आपकी सारी तस्वीर सुंदर लगने लगेगी और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी आपका आंख बनेगा। उस समय में आप या तो खिड़की के लाइट का उपयोग कीजिए और साथ ही साथ आप घर पर यदि हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको कोई और भी आपके पास में लाइट की सुविधा हो तो वो भी करें। ज्यादातर क्रिएटिव फोटोग्राफ में फ्लैश का उपयोग न करें। बैकग्राउंड जो है कोशिश करें कि वो ज्यादा गिजमिज ना हो ताकि तस्वीर उभर करके आ सके। सब्जेक्ट को अपने कैमरे के नजदीक रखें, बैकग्राउंड को थोड़ा सा दूर रखें ताकि बैकग्राउंड जो है वो फोकस में ना आ पाए और आप जिस सब्जेक्ट को फोकस करते हैं उससे बैकग्राउंड जो है दूर रहेगा तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस लगेगा, तो तस्वीर 3 डायमेंशन इफेक्ट में जो है डायमेंशनल इफेक्ट में आ जाएगी। और कोशिश करें, बहुत पुराने पुराने लोगों के पोर्ट्रेट्स को आप देखते हैं तो उससे देख करके आप अपने मॉडल को उसी तरीके से उनको अपनी गाइडलाइंस दें ताकि वो उस तरीके से उस तस्वीर को बना के लिए बैठ सकें और आप उसको खींच सकें। तस्वीर में जिस समय आप लेते हैं तो जैसे आप किसी डॉक्टर की तस्वीर लेते हैं तो उसके डॉक्टर का पन उसमें झलकना चाहिए कि वो एक डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर का उसमें रूप आ जाना चाहिए। एक यदि पोइट हैं या एक लेखक हैं तो उनके कोई किताब के साथ में पढ़ते हुए में या चश्मा सामने में रखा हुआ हो, एक इन्फ्लुएंसर हो तो उसकी तस्वीर कैसे, कहने का मतलब ये है कि उसकी भावनाओं के अनुरूप आप अपनी तस्वीरों को कैसे ले सकते हैं जिससे कि वो तस्वीर उनकी अपनी लगने लगे, उनके विषय से जिस विषय की वो महारत हासिल किए हैं
उसी हिसाब से वो तस्वीर को आप बनाएं, ताकि वो तस्वीर उनको पसंद भी आए और वो तस्वीर उनके विषय से जुड़ा हुआ भी रहे। इसी तरीके से कोशिश करें, जिनकी तस्वीर आप लेते हैं तो उनको बहुत सम्मानित भाषा में उनसे बात करें, उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही उनसे लें, और उनको गरिमापूर्ण तरीके से उनको आप सम्मान भी प्रकट करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फोटोग्राफी करने के बाद में एक विषय अब जो आता है वो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो आप छोटे मोटे व्यवसाय से भी इस काम को कर सकते हैं। आजकल दिल्ली में हो, लुधियाना में हो, फोटोग्राफी से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे फ्रेम के ऊपर में, तस्वीरों के ऊपर में कुछ लिखने की चीजें कांच के ऊपर में, या उसको लेमिनेशन करने के लिए, या उसको फ्रेम करने के लिए, या उसको ट्रांस बैक लाइटिंग के लिए। तो तरह तरह की चीजें आजकल हो गई हैं मार्केट में। इसकी स्टडी आप यदि करेंगे तो छोटा मोटा व्यवसाय करके जो भी हमारे दिव्यांगन हैं वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और छोटा मोटा काम करके वो अपनी जीविका चला सकते हैं। और साथ ही साथ वो ऐसी अच्छी अच्छी चीजों को भी खींच सकते हैं। जैसे आज मान लीजिए कि बिहार है, तो बिहार में मोन्यूमेंट्स ऑफ बिहार की बहुत सारी तस्वीरें वो अपना बनाएं, बनाने के बाद उसको इतना सुंदर बनाएं, इतना बढ़िया फ्रेम करें कि उसको 25 तस्वीर, 20 तस्वीर, 10 तस्वीर का एक सेट तैयार करें, एक पोस्टकार्ड तैयार करें। तो इस तरह की चीजों को यदि वो बनाते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए कि 12x18 की पिक्चर आज आप बाजार में जाते हैं तो 20 रुपए में करीब करीब मार्केट में बन जाता है। उसके अंदर में यदि आप मान लीजिए कि 8 पोस्ट कार्ड यदि आप बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग 2 रुपया, 2.5 रुपये के करीब आती है। आप 5 रुपया करके एक पोस्ट कार्ड को यदि बेचना चाहें तो मुझे लगता है कि वो आराम से बिक जाएगा। तो 10-10 तस्वीरों का सेट यदि आप बनाते हैं तो मुझे लगता है कि इसका उपयोग टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं, और भी कई जगह पर आप अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर उसका अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, सोशल मीडिया में आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, और वेबसाइट वगैरह पर आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, उसका विज्ञापन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी चीज़ों को वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप घर बैठे भी इस तरह के काम को कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी सिंपल फार्मूला आपको लगता हो उसका उपयोग कीजिए। बैकग्राउंड वगैरह को, गुड लाइटिंग को, शार्प फोकसिंग को, बेटर प्रोडक्ट फोटोग्राफ के लिए जो करना है, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से यदि आप ध्यान देते हैं तो आपकी फोटोग्राफी और आपका स्किल जो है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। आपको जो काम आज कर रहे हैं वो काम आपको, खुद का ही काम आपको कल लगेगा। जब आप स्किलफुल ज़्यादा होंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कल जो काम किया था उससे मैं आज अच्छा कर सकता हूँ, तो आप और आगे अच्छा काम कर सकते हैं। स्किल एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो आपकी जिंदगी में आपके साथ साथ चलता रहेगा। और स्किल में जब स्किल को और जोड़ेंगे तो वो स्किल जो है और आपको गरिमा बना करके जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप ऐसी चीजों को बनाएं जो मार्केट में तो हो लेकिन आपकी चीज इतनी आकर्षक हो कि लोग उसको देखें। फेसबुक पर भी आप तस्वीरों के साथ में 4 लाइन यदि आप लिखते हैं, यदि आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो जब आप पोस्ट करेंगे तो लोग उसको देखेंगे। देखेंगे तो आपका स्वाभिमान जो है वो आपको बार बार ये कहेगा कि और इससे अच्छा लिखिए और इससे अच्छी तस्वीर खींचिए। तो आपको भीतर ही भीतर आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। उसी तरीके से आप फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। आजकल जो मीडिया है वो सोशल मीडिया बहुत सशक्त है। इसमें आप कितनी देर काम करते हैं और कितना काम कर सकते हैं, अपने कामों की झलकियां जब आप उसमें दिखाएंगे तो लोग आपकी ओर आकृष्ट होंगे। और जब आप उसके रीलें बनाएंगे तो बहुत जगह, बहुत सारी, इन सब कंपनियों में से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको उसके एवज में आपको पैसे भी प्रदान करेगी। और किसी भी तस्वीरों को खींचने के पहले 100 बार सोचिए कि आप क्या खींच रहे हैं, लेकिन जब खींचिए तो उसको पूरे दिल लगा करके खींचिए।
और ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपकी तस्वीर जो आपने ली है वो औरों को क्या संदेश देती है। पहले तो आप खुद संतुष्ट होइए, तब आप आगे और लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तस्वीर जब आप खींच लेते हैं तो कैमरे से ली हुई तस्वीर हो या मोबाइल से ली हुई तस्वीर हो, उसको एडिटिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन एडिटिंग की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक तस्वीर जो आप कैमरे से लेते हैं तो थोड़ा बहुत क्रॉप करने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा डॉजिंग और बर्निंग करके उसको एक रूपता उसमें तैयार करने की आवश्यकता होती है, ताकि वो तस्वीर देखने में अच्छी लगे। कभी कभी आप कलर तस्वीर लेते हैं तो उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कि वो तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट में कैसी लगती है। क्रॉप करके आप उसको देख सकते हैं। ब्राइटनेस और कलर की बात तो मैंने आपको जैसे बताई है। और शार्पनेस जो है वो कंट्रास्ट वगैरह जब कंप्लीट हो जाता है, कंट्रास्ट बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। कंट्रास्ट बहुत ज्यादा करने से जो लेटीट्यूड ऑफ कलर है वो कम हो जाता है। जैसे आप उंगली में बोतल से स्याही लगा करके अब पूरी उंगली में उंगली को बोतल में डाल लीजिए, और एक सादे कागज में जब आप ऊपर से नीचे तक उस स्याही लगे हुई उंगली को जब आप ऊपर से नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर में ब्लैक है या ब्लू है और नीचे में वो व्हाइट हो गया है। तो इस बीच में जितने भी कलर्स आपको डिग्रेड होते चले गए ब्लैक से व्हाइट की ओर, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के, कुछ ब्लैक का हिस्सा ज्यादा है तो कुछ उसमें आपको इंटरमीडिएट कलर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसको गवर्नमेंट ऑफ कलर्स बोलते हैं। तो ये जो कलर होता है ये इतना इसमें से जब आप कंट्रास्ट करते हैं तो बहुत सारे कलर गायब हो जाते हैं। जब आप 8 बिट के पिक्चर को खींचते हैं, जेपेक में खींचते हैं, उसमें भी आपको कलर का गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चला जाता है। ऐसी स्थिति में जब आप रॉ में लेते हैं, 8 बिट या 12 बिट या 14 बिट के रॉ में लेते हैं, तो रॉ इज ए निगेटिव। जो हम लोग पहले कैमरे में लिया करते थे तो करीब करीब वो 50 मेगापिक्सल का फिल्म हुआ करती थी। आज के हिसाब से उसको यदि हम लोग देखते हैं, इसीलिए अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने, चाहे निकॉन हो, चाहे कैनन हो, चाहे आपको सोनी हो, इस तरह की जो भी बड़ी कंपनियां हैं, अपने कैमरे हैं मोस्टली वो लोग 45 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल के कैमरे तक वो लोग चले गए हैं। तो उनके जाने का एक ही मात्र उद्देश्य रहा है कि जो आप फिल्म पर काम करते थे, जिससे बड़ी बड़ी तस्वीरें बन जाया करती थी, अब आप फुल फ्रेम कैमरे में 45-50 मेगापिक्सल के कैमरे से जब आप लेते हैं तो आज आज भी आप उस काम को बड़े से बड़ा कर सकते हैं। पहले से सुविधाएं जो हैं वो विज्ञान ने हमें बहुत ज्यादा दे दी हैं। और अब हम, पहले डार्क रूम में काम हुआ करता था, अब हम लाइट रूम में काम करते हैं। लाइट रूम का मतलब रोशनी के अंदर बैठ करके ही हम सारा काम कर सकते हैं। पहले हम लोग जिस जमाने में काम करते थे उस जमाने में बिल्कुल अंधेरे रूम में और हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था, वैसे रूम में तो हम लोग फिल्म धोया करते थे। और एक लाल लाइट के अंतर्गत हम लोग जब काम करते थे तो एपो से फिल्म को फिक्स किया करते थे, केमिकल से उसको धोया करते थे। तो इस तरीके से करके एक समय था जो उस तरह के काम को किया जाता था। और रीसाइज वगैरह करने के लिए आजकल बड़ी सुविधाएं हो गई हैं। और आपको पोर्ट्रेट वगैरह जो है आज हर जगह पर आप देखते हैं कि जितनी भी जगह पर आप चाहे कोई भी नया काम करने के लिए जाते हो तो देखते होंगे कि आपसे एक तस्वीर, बैंक में अकाउंट भी खुलवाना तो एक छोटी सी तस्वीर की आपको आवश्यकता होती। तो उसको रिसाइज करना सीखना चाहिए और प्रिंट बनाने में उसको रिसाइज करके आप बहुत सारा प्रिंट बना करके घर पर रख सकते हैं अपने उपयोग के लिए भी। और यदि कमर्शलाइज करना है तो औरों का काम भी आप उसको कर सकते हैं, करके बना करके आप घर से दे सकते हैं। उसके लिए जो भी उचित पैसा जो मार्केट का होता है उससे थोड़ा बहुत कम आप लेंगे तो आपके पास भी काफी लोग आएंगे। और किसी को भी अपनी फोटोग्राफी के कारण मिसलीड करने की आवश्यकता नहीं है। फोटो बेहतर बनाइए लेकिन उसमें कोई तरह का जोड़ घटाव नहीं कीजिए, कोई भी तरह का उसमें किसी की तस्वीर किसी को लगा करके वो जादू टोना करने का काम फोटोग्राफर का नहीं है। इसलिए उस तरह का काम जब आप करेंगे तो आप अपने विषय से विषयांतर हो जाएंगे। वैसी स्थिति में फिर आपका समय जो है वो बर्बाद हो जाएगा और आप क्रिएटिव वर्क नहीं कर पाएंगे। तो क्रिएटिव वर्क करेंगे तो आप प्रोफेशनल की ओर
जाएंगे। जब आप क्रिएटिविटी आपकी अच्छी होने लगेगी तब आप एक प्रोफेशनल की तरह आप एक अच्छा काम कर पाएंगे और आपकी चीज की कीमत बनेगी और आपको खुद भी तसल्ली होगी और सामने वाला भी आपकी तसल्ली का फायदा लेकर के आपको कुछ न कुछ उपार्जन का साधन बना देगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनकम स्कीम, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे शादी विवाह के काम में आज के समय में तो बहुत ज्यादा पैसा है। ये पैसा पहले हुआ नहीं करता था। आज यदि आप इसकी कोई छोटी मोटी कंपनी बनाते हैं, 5 7 10 मान लीजिए कि विकलांगों को एक जगह पर भी जोड़ लिया जाए या दिव्यांगों को एक जगह जोड़ लिया जाए, साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति हो साथ में जो बाहर से आपको काम ला करके दे दे और आप उस काम को पूरे ग्रुप में बन करके, कुछ लोग फोटोग्राफी करने में लगे, कुछ लोग एडिटिंग का काम करें और कुछ लोग एल्बम बनाने का काम करें। उसके लिए बहुत सारी जगहों पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप कीजिए और बहुत सारे इवेंट फोटोग्राफी में और में आप अपना जाइए, उस तरह की चीज़ों को आप उनको बताइए। तो इवेंट करवाइए, प्रोजेक्ट फोटोग्राफी का काम करवाइए, सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट से जुड़िए, स्थानीय व्यवसाय का प्रचार प्रसार कीजिए। प्रशिक्षण प्रशिक्षण के लिए आप स्कूलों में जाइए, वहां पर पहले शुरुआत कीजिए फ्री में जाकर के बच्चों को कैसे आप अपने ज्ञान को दे सकते हैं या उनको कैसे आप फोटोग्राफी के प्रति आकृष्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफी एक ऐसी विधा है जो कुरूप से कुरूप आदमी भी अपनी तस्वीर को देखना पसंद करता है। इसलिए आप किसी की भी तस्वीर खींचते हैं तो वो तस्वीर उसको यदि अच्छी लगती है तो वो उसको आपको पैसा दे करके लेंगे। और किसी भी काम को जब आप में कुशलता कौशलता आ जाएगी तो आप कोई भी काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको छोटी सी शुरुआत से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि उम्र का के पहले पड़ाव पर आप हैं, मान लीजिए 18 साल 20 साल की उम्र में आप हैं, तो 10 साल यदि आप मेहनत करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको याद करेंगे और आपकी चीजों को लोग लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रैक्टिकल असाइनमेंट के अंतर्गत आपको खुद से अपने आप को देखना पड़ेगा कि आज आपको क्या क्या काम करना है या कल आपको क्या क्या काम करना है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपने जिसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका काम उस समय पर उसको दे दें। कोई भी काम करने के पहले आपको पोर्ट्रेट के लिए, जब आप कोई काम करते हैं तो पोर्ट्रेट के हिसाब से आपके लेंसेज होने चाहिए, आपके सारे इक्विपमेंट लाइट वगैरह सब उस हिसाब से होना चाहिए। यदि आप किसी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हैं तो उसके हिसाब से आपके पास में सारी चीज़ें प्रोडक्ट के हिसाब से आपके घर पर सारी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। ट्राइपॉड का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी तरीके से यदि आप प्रकृति की फोटोग्राफ करने के लिए जाते हैं तो आपके पास में वाइड एंगल लेंसेज वगैरह होने चाहिए जिससे आप लैंडस्केप वगैरह ले सकें। ट्राइपॉड पर यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आप एक बात मान के चलिए कि आप उस तस्वीर को बड़ी से बड़ी बना सकते हैं। लो से लो लाइट में आप उसका काम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस क्षण का उपयोग अपने कैमरे के माध्यम से कर सकते हैं। गतिविधियों का कार्यक्रम के फोटोग्राफ वगैरह करने के लिए आपको आपको स्किलफुल होना होगा। उसके लिए अच्छी फ्लैशेस का आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी यदि आपकी कैसी है उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी आप कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उनमें से आप अच्छी से अच्छी तस्वीरें आप चुनें। आप तस्वीरें तो बहुत लेते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपना बेस्ट क्या दुनिया को दिखा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप जहां पर शादी का विवाह का जैसे काम करते हैं तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट देम कि भाई आपने उनकी जो तस्वीरें ली हैं उनमें से आपकी पसंद की ये तस्वीरें हैं जो आपने चुनी हैं, तो उसमें उनको एक मदद मिलेगी। ऐसे तो जो लोग लेते हैं जो लोग फोटोग्राफ करवाते हैं वो लोग
अपने चुनाव करते ही करते हैं, लेकिन आप भी उनको अपना एक सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फोटोग्राफी को जो लोग भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, मोस्टली वो लोग फोटोग्राफी को अपने प्रोफेशन में कम लाते हैं और वो क्रिएशन में ज्यादा रहते हैं। इसलिए उनका जो डेडिकेशन होता है वो कैमरे के प्रति, घूमने के प्रति, फोटोग्राफ करने के प्रति, डार्करूम वर्क करने के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप के प्रति, अच्छे इक्विपमेंट के प्रति, अच्छे लेंसेज के प्रति वो ज्यादा से ज्यादा उनका ध्यान उस ओर जाता है। और वैसी स्थिति में वो लोग जब बाहर जाते हैं तो प्रकाश का सही उपयोग करते हैं, विषय का फोकस अच्छे ढंग से करते हैं, किसी भी चीज को बहुत क्रिएटिविटी के साथ बनाते हैं। साथ ही साथ वो कोशिश करते हैं, काम करते करते जब उनमें निपुणता आ जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि उनको कुछ कमाई का साधन भी बने और कुछ उसके माध्यम से वो अच्छी तस्वीरों को सेल भी कर पाते हैं। साथ ही साथ वो कॉलेज में, जो आर्ट कॉलेज में हो, किलकारी में हो, ऐसी जो जगह है जहाँ पर बच्चे अभी सीख रहे हैं, उनको उनको थोड़ी बहुत विद्या दान देते हैं, उनको कमाने के लिए भी अपना नेतृत्व देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। धन्यवाद। सर बहुत ही ये अच्छा कुछ था आपकी कुछ प्रणाम तस्वीर। सर, मैं आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट महानार से दिव्यांग शक्ति कुमार सिंह बोल रहा हूँ। बहुत मुझे बहुत एक धन्यवाद चीज आपका। मुझे एक चीज समझाने का प्रयास करें कि आज का विषय बहुत ही अच्छा रहा, फोटोग्राफी। तो मुझे यह समझना है कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिव्यांगजन अपना योगदान किस तरह से देंगे, क्योंकि फोटोग्राफी करने के लिए तो हर एक दिव्यांग को खड़ा होना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, बैठ करके कहीं भी अस्थायी रूप से उन्होंने किसी भी चीज का फोटो ले नहीं सकते हैं। उनको उठ करके खड़ा होके इधर दायां बायां आगे पीछे सब जगह जाना पड़ता है। उसमें भी कि तुम बड़े बड़े पार्टी फंक्शन वगैरह में जाइए तो उसके साथ एक कैमरा के साथ एक और आदमी रहते हैं जो हैलोजिन कैमरा के साथ लिए हुए रहते हैं। और जिधर जिधर कैमरा का लेंस घूमता है उधर उधर हैलोजिन का लाइट जाता है। तो हम ये चीज जानते हैं कि हैलोजिन के लाइट से जितना लाइट फोकस पड़ेगा उतने फ्रेश फोटो आएगा। मगर दिव्यांग व्यक्ति अगर हैलोजिन लेकर के घुमावे या कैमरा लेकर के फोटो खींचे तो किस तरह से वो खींच सकता है, क्योंकि उसको तो खड़ा होने में बनेगा नहीं। आपका प्रश्न बहुत ही सटीक और बहुत ही लाभदायक है। जितने भी ऐसे व्यक्ति जिनको शारीरिक लाचारी है, मैं उनको जी एक बात कहता हूं कि फोटो पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि आप फोटोग्राफ करना सीखना होगा, कैसे करना है ये बहुत आवश्यक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कैमरे से काम करते हो तभी आप फोटोग्राफर कहलाएंगे। आप उसके असिस्टेंट के रूप में भी यदि आप काम करते हैं, जहां पर भी आप बैठे हुए हों, तो आप जो भी व्यक्ति का जो फोटोग्राफी करते हैं तो आप उसको, आप में अपना ऐसा स्किल होना चाहिए कि आप लैपटॉप पर हो, आप कंप्यूटर पर हो, आप उसको एडिट कर सकते हो। वो भी फोटोग्राफी का ही पार्ट है, वो कोई उससे अलग नहीं है। क्लिक करना एक अलग बात है, लेकिन क्लिक के बाद में उसको और रूप देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पार्ट भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी फोटोग्राफ करना है। फोटोग्राफ करने वाला तो ठीक है, आपका कहना है कि आपकी एक लाचारी है उसमें, तो उस लाचारी का उपयोग आप इस रूप से कर सकते हैं कि आप उसके एल्बम बनाने वाले काम में भी आपको जोड़ा जा सकता है। तो जब आप फोटोग्राफी की महत्ता को समझिएगा
तो वैसी स्थिति में जब आप फोटोग्राफी के और अन्य चीजों में जब आप भाग लेंगे, तो आपको वो जो सीखा हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान आपको तस्वीर को प्रोसेस करने में भी वो ज्ञान आपको काम आएगा, उसको एल्बम बनाने में भी वो ज्ञान काम आएगा, पिक्चर इमेज बनाने में भी आपको ज्ञान काम आएगा। तो तरह तरह से आप हर जगह पर हर काम के लिए दिव्यांगों को हो या जिसको भी हो, लोग तो काम करते ही है ना। जहाँ पर एल्बम, आज शादी विवाह के जहाँ एल्बम बनते हैं, यदि आप वहां पर भी काम करना चाहें तो वहां पर भी आपको काम मिलेगा। बस ये है कि आपको अपने रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, जिस भी संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं या ज, हाँ, या जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, तो वैसी स्थिति में आपको उपार्जन का साधन बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप कैमरा और हेलोजन लेके जाएंगे तभी आपका काम होगा। जी, अ, तो एक सब काम नहीं, तो मैं थोड़ा एक ऐड सब कर काम तो दूं। संभव हो शक, सकता है। शक्ति जी, मैं ऐड कर दूं। दिव्यांग मतलब सिर्फ हम लोग जो बात कर रहे हैं किस प्रकार के दिव्यांग, हियरिंग इम्पैर्ड है, किसी का हाथ चल सकता है, हाथ में प्रॉब्लम। एक मेरा फोटोग्राफर है हरनौत का, वो देखिएगा एक हाथ उसका कटा हुआ है और बाकी दूसरे का इस्तेमाल। हाँ, डेफ बच्चा है, जो बधिर है, तो उसके लिए है किया जा रहा है। फोटोग्राफी करने का मतलब कि ये जो फोटोग्राफी भी एक कला है जिसके माध्यम से आप मान लीजिए कि आप खुद नहीं करें, किसी आदमी को रख कर करवा सकते हैं ना, किसी जी और लोग को जी भी जी करवा सकते हैं। आप जैसे आप अपना स्टूडियो बना सकते हैं। स्टूडियो बनाने के बाद आप कुछ लड़कों को हायर कर सकते हैं जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं या जिनको फोटोग्राफी थोड़ी बहुत आती है। वो जब काम लेकर के आपके पास आएंगे तो आप कंप्यूटर पर उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद में एक सीट बना करके जिनकी तस्वीर ली गई है उनको दिखाने के लिए भेज सकते हैं उसी व्यक्ति को। वहां से वो ऑर्डर लेकर के जब आएगा तो आप उसको एल्बम बनाना हो या उसके बड़े प्रिंट बनाने हो तो आप ऐसा बना करके उनको दे सकते हैं। और जी एक काम को हमेशा ध्यान रखना है, काम करने के साथ साथ आपको जिनका काम करना है उनसे कम से कम 50% एडवांस आपको ले लेना चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए, ताकि सिर्फ गरज आपकी नहीं हो, गरज उनकी भी होनी चाहिए। जब वो पैसा दिया हुआ रहेंगे तो आपको दौड़ना भागना कम पड़ेगा। और जब जी आप जी बिना पैसे के कोई काम करेंगे तो आपको दौड़ना भागना ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये प्रोफेशनल एक ऐसी बात है जिसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और आप 4 लड़के 3 लड़के 2 लड़के रख करके अपना आप इक्विपमेंट रख सकते हैं, कैमरा रख सकते हैं, लेंस रख सकते हैं, अपने विश्वास के लड़कों को रख सकते हैं जो आपके साथी हों, शागिर्द हों, जिनको काम आता हो। उनको थोड़े दिनों के लिए किसी प्रोफेशनल के साथ जोड़ दीजिए कि भाई जाओ तुम शादी विवाह का काम उनके साथ जाकर के सीखो। तो जो ही वो सीख करके आएगा, वो आपके साथ वो लाइट मैन, आपका कैमरा मैन, आपके सामान की सुरक्षा भी करेगा और आपके लिए वो कमा करके भी लाएगा। बाद का काम आप अपना बना करके उनको देंगे तो आपको एक उपार्जन का साधन भी बनेगा। और आपका जो भी फर्म बनाती है, आप जो भी फर्म बनाएंगे उसमें आपको बहुत तरह की सुविधाएं सरकार से भी मिलती रहती हैं, उसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ दिव्यांग का मतलब ठीक कहा शक्ति कुमार सिंह ने जो कहा कि दिव्यांग का मतलब माने सभी अंग अपंग नहीं होते हैं, कोई न कोई अंग तो उसका अच्छा चलता है। जिसका जो अंग अच्छा चलता हो उसका उपयोग करें, ताकि उसकी दिव्यांगता में कमी आ सके और वो अपने आप को जो हम जो साधारण मानव है वो उसके बराबर अपने आप को समझ सके। चलिए एक जी वीडियो वीडियो है आपका, दिखाते हैं सर। नमस्कार। आज के इस विषय में हम समर्पण A to Z फोरम के 11वें दिन के मॉड्यूल पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। श्री B. K. जैन जी ने इसे प्रस्तुत किया है और इसका लक्ष्य सच में कमाल का है। सोच क्या है, नहीं हो रहा, 1 मिनट फिर से देखते हैं।
नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम समर्पण ए टू जेड फोरम के 11वें दिन के मॉड्यूल पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। श्री बी के जैन जी ने इसे प्रस्तुत किया है और इसका लक्ष्य सच में कमाल का है। सोचिए, मोबाइल फोन से जो साधारण सी तस्वीरें ली जाती हैं, उन्हें एक शक्तिशाली और आमदनी देने वाले कौशल यानी एक प्रॉपर स्किल में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। एक बेहद प्रभावी सीखे, बनाए और कमाए फ्रेमवर्क के जरिए हम समझेंगे कि फोटोग्राफी क्यों जरूरी है, इसके मूल तत्व क्या है, रोशनी और एंगल का खेल क्या है। फिर हम लोगों और प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लेना सीखेंगे, सोशल मीडिया के लिए बेसिक एडिटिंग समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस स्किल से आमदनी कैसे की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, सीखे यानी लर्न फेज। ये हिस्सा इस सोच को पूरी तरह से बदल देगा कि फोन से फोटो खींचना बस एक बटन दबाने तक ही सीमित है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि फोटोग्राफी के असली मकसद को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फोटोग्राफी सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये एक रचनात्मक कौशल यानी क्रिएटिव स्किल है। ये संचार का एक बेहद असरदार माध्यम है। जब एक अच्छी तस्वीर खींची जाती है ना, तो दरअसल बिना एक भी शब्द बोले एक पूरी की पूरी कहानी सुनाई जा रही होती है। और यही बात दिखाती है कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, स्थानीय उद्यमी और सामुदायिक कार्यकर्ता फोटोग्राफी का कितना बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। अपने समुदाय की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना हो, किसी की सक्सेस स्टोरी बतानी हो, लोकल प्रोडक्ट्स का प्रचार करना हो या इवेंट कवरेज करनी हो, एक तस्वीर सच में 1000 शब्दों के बराबर होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे और बहुत ही खास चरण की ओर, जो है बनाए यानी क्रिएट फेज। यहाँ हम तस्वीर खींचने के बुनियादी नियमों को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक अच्छी तकनीक एक बेहतर तस्वीर बनाती है। यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि इन 5 मूल तत्वों पर महारत हासिल करना किसी महंगे कैमरे को खरीदने से कई ज्यादा जरूरी है। प्रकाश, विषय, संरचना, फोकस और टाइमिंग। अगर इन पांचों का सही बैलेंस बन जाए तो एक आम स्मार्टफोन भी एकदम प्रोफेशनल लेवल की तस्वीर निकाल कर दे सकता है। तकनीक उपकरण से हमेशा बड़ी होती है, इसीलिए फोटो लेने से पहले इस छोटी सी चेकलिस्ट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अक्सर फोन के लेंस पर उंगलियों के निशान होते हैं, तो हमेशा सबसे पहले लेंस साफ करें, फिर रोशनी चेक करें, फोन को बिना हिलाए स्थिर रखें, एक अच्छा एंगल चुनें और सब्जेक्ट पर स्क्रीन टच करके फोकस करें। ये छोटी छोटी आदतें ना फोटोग्राफी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये बुनियादी बातें तस्वीर को और भी ज्यादा आकर्षक कैसे बनाती हैं, खासतौर पर रोशनी, एंगल और कॉम्पोजिशन यानी संरचना के सही इस्तेमाल से। प्राकृतिक यानी नेचुरल रोशनी और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रोशनी की तुलना में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इस मॉड्यूल का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि प्रकाश ही फोटोग्राफी की जान है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विषय पर रोशनी बराबर और अच्छी तरह से पड़ रही हो। बहुत तेज और चुभने वाली रोशनी से बचना चाहिए, क्योंकि बेहतर रोशनी का सीधा सा मतलब है एक बेहतर फोटो। अब अगर हम कॉम्पोजिशन यानी संरचना की बात करें, तो तिहाई का नियम या रूल ऑफ थर्ड्स एक बहुत ही जरूरी तकनीक है। इसका मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट की तस्वीर बस आंख बंद करके नहीं लेनी चाहिए। स्क्रीन को ग्रिड्स में बांटकर सीन को एक फ्रेम की तरह सजाना होता है। कहाँ खाली जगह यानी नेगेटिव स्पेस छोड़नी है और कहाँ लीडिंग लाइंस का इस्तेमाल करना है, ये सब सोचकर पूरा सीन व्यवस्थित करना जरूरी है। और हाँ, एंगल या दृष्टिकोण का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। सोचिए, अगर एक ही सब्जेक्ट की तस्वीर 5 अलग अलग एंगल्स जैसे आई लेवल, हाई एंगल, लो एंगल, साइड एंगल और क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से ली जाए, तो हर बार एक नई कहानी बनती हुई दिखेगी। सिर्फ एंगल बदलने से तस्वीर के जरिए जो कहानी बताई जा रही है वो खुद ब खुद बदल जाती है। यहाँ से हम इस विश्लेषण के तीसरे और बहुत ही व्यवहारिक दौर में प्रवेश करते हैं, यानी लागू करें या अप्लाई फेज। अब हम देखेंगे कि इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल लोगों और प्रोडक्ट्स की बेहतरीन तस्वीरें लेने में कैसे किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की तस्वीर लेते वक्त सबसे जरूरी चीज होती है उनकी आंखों पर फोकस करना और बैकग्राउंड को बिल्कुल साफ रखना। नेचुरल पोज और असली भावनाओं को कैप्चर करना चाहिए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो ये कि किसी की भी फोटो लेने से पहले
उनकी सहमति यानी कंसेंट जरूर लेनी चाहिए। सम्मान और गरिमा बनाए रखना फोटोग्राफी की सबसे बड़ी नैतिकता है। वहीं दूसरी तरफ किसी स्थानीय उत्पाद या लोकल प्रोडक्ट का प्रचार करना हो तो ये आसान सा फॉर्मूला हमेशा काम आता है। साफ बैकग्राउंड, अच्छी रोशनी और क्लियर फोकस, बस ये 3 चीजें किसी भी प्रोडक्ट की फोटो को शानदार बना सकती हैं। और सच तो यह है कि ऐसी ही बढ़िया तस्वीरें ऑनलाइन सेलिंग, व्हाट्सएप प्रमोशंस और सोशल मीडिया मार्केटिंग को काफी तेजी से बढ़ाती है। अब फोटो तो खींच ली, पर काम यहाँ खत्म नहीं होता। आइए देखते हैं पोस्ट बीच में सुनो प्रोसेसिंग के कि चरण, अशोक का भी फोन था। ताकि इन नई नई खींची गई आलोक सिन्हा, तस्वीरों को आलोक फेसबुक और उनका इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया गैलेक्सी प्लेटफॉर्म्स वाला। के लिए एकदम तैयार किया जा सके। यहाँ थोड़ा रुकिए और इस बहुत ही जरूरी प्रश्न पर गौर कीजिए। किसी भी फोटो को ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर इस तस्वीर का संदेश क्या है। यह एक छोटा सा सवाल सारा नजरिया बदल देता है। बात अब सिर्फ फोटो लेने की नहीं रह जाती, बल्कि एक सोचे समझे मकसद के साथ एक कहानी शेयर करने की हो जाती है। और उस संदेश को उभारने के लिए ही बेसिक फोटो एडिटिंग स्किल्स काम आते हैं। क्रॉप करना, ब्राइटनेस एडजस्ट करना, कॉन्ट्रास्ट ठीक करना या शार्पनेस बढ़ाना, ये बेसिक एडिटिंग टूल्स तस्वीर को पॉलिश करने में मदद करते हैं। क्योंकि क्लिक करने के बाद तस्वीर को थोड़ा और निखारना जरूरी होता है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बहुत ही सख्त और अहम नैतिक सीमा तय की गई है। एडिट टू एनहांस, नॉट टू मिसलीड। यानी फोटो को बेहतर बनाने के लिए एडिट करें, किसी को भ्रम में डालने या असलियत छिपाने के लिए नहीं। एडिटिंग हमेशा तस्वीर को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए होनी चाहिए, धोखा देने के लिए नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, कमाएं यानी अर्न फेस। यहाँ ये समझाया गया है कि मोबाइल फोटोग्राफी की इन तकनीकों को सीखकर उन्हें आर्थिक मजबूती का जरिया कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ आमदनी के कितने सारे अवसर मौजूद हैं, जैसे कि इवेंट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, लोकल बिजनेस के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना या फिर सोशल मीडिया और ट्रेनिंग के लिए कंटेंट बनाना। जब फोटोग्राफी को सिर्फ एक टाइम पास शौक ना मानकर एक सीरियसली आमदनी देने वाले स्किल के रूप में देखा जाता है, तो फ्रीलांस और व्यापारिक रूप से अर्निंग के ढेरों रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन समर्पण मॉड्यूल का एक सबसे बड़ा फलसफा यही है कि आर्थिक सफलता रातों रात नहीं आती। इसका मंत्र है स्टार्ट स्मॉल, बिल्ड स्किल्स, बिल्ड पोर्टफोलियो। छोटी शुरुआत करनी पड़ती है, लगातार नए कौशल सीखने पड़ते हैं और धीरे धीरे अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होता है जहां अपना सबसे बेहतरीन काम लोगों को दिखाया जा सके। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इन सीखी गई बातों को असलियत में परखा जाए? इस चर्चा की थियरी वाले हिस्से को हम एक प्रैक्टिकल टास्क के साथ पूरा करेंगे, ताकि फोन उठाते ही इन स्किल्स का तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। आज की फोटोग्राफी चुनौती में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके ये 5 अलग अलग तस्वीरें लेनी है। एक किसी व्यक्ति का पोर्ट्रेट, एक किसी लोकल प्रोडक्ट की फोटो, एक प्रकृति या नेचर की झलक, एक किसी इवेंट या गतिविधि की फोटो और आखिरी एक बिल्कुल क्रिएटिव तस्वीर। ये सीखे, बनाए और कमाए फ्रेमवर्क को सच में आजमाने का सबसे बढ़िया तरीका है। और अब इस विश्लेषण के अंत में सबको एक जरूरी सवाल के बारे में सोचना है। जब ये 5 तस्वीरें खींच ली जाएं, तो उनमें से जो सबसे अच्छी फोटो हो उसे चुनें और बस ये सोचें, आखिर यही एक तस्वीर सबसे बेहतरीन फोटो क्यों है? ये कौन सी कहानी बता रही है? अपने ही काम का इस तरह से विश्लेषण करना किसी को भी एक बेहतरीन फोटोग्राफर बनने में मदद करता है। तो सोचिए और अपने इस नई यात्रा का पूरा आनंद लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा था। कोई क्वेश्चन है तो किन्हीं का तो हम लोग उसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है तो हम, क्योंकि ये डाला गया था कि फोटोग्राफी, हमारे वीके जैन साहब बहुत लेजेंड हैं फोटोग्राफी में। उनकी अच्छी अच्छी तस्वीर आपको दिखाया मैंने, बहुत अच्छी तस्वीर खींचते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम चाहेंगे कि हमारे अ, नरेश या चौधरी नरेश चौधरी जी हैं। आप आज आपने क्या सीखा? आप प्रतिभागियों की तरफ से अपनी बात को रखें। उपाध्यक्ष बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, नरेश चौधरी जी।
नहीं है तो हेलो। हमारे हाँ, कमल नरेश चौधरी जी, बोलिए। अ, शिवाजी, जी सर। सुन रहे हैं? आ रही है, आवाज आ रही है। ये सर का जो फोटोग्राफ हमने भेजा था ना, दिखा दिए सर, दिखा दिए, बीच में दिखाए, आप नहीं देखे? मैंने उसको दिखा जरा दिया, दिखाइए फिर से। फिर से उसको दिखा। एक्सप्लेन करना है, वो ऐसे नहीं है, वो दशकों का फोटोग्राफ है, वो बेहतरीन फोटोग्राफ में से एक है। अच्छा ठीक, दिखाते हैं। आपको ये बात समझना चाहिए। ठीक है, मैंने दिखाया था, एक वो दिखा उसको देता हूँ। दिखाइए, दिखाइए उसको। नमस्कार। इसमें एक रील भी था, वो चिल वाला रील। नहीं, वो तो नहीं दिखाया। हाँ वही तो भेजे थे, उस दिखाया नहीं हुआ। मैंने अंदर में कहीं ना किने भेजा था। दिखाया था मैंने, यही सब तस्वीर है। आप बोलिए, बोलिए, देख देख के बोलिए। तस्वीर देखिए आडवाणी का। हाँ, ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर है, ये करीब करीब आज से 30 साल 35 साल पहले की ली हुई है। इसमें जो लाइट आप देख रहे हैं, वो रेलवे लाइट कहलाती है। और एक व्यक्ति जिनको आप देख रहे हैं, वो लगते हैं कि वो एक प्रोफेशनल जो फिलोसफर होते हैं, उस टाइप के। ये तस्वीर पूरा वातावरण को देखिए, इसको बनाने के लिए, एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए किस तरह की एक तस्वीर है, इसको देखने से अंदाज मिलेगा सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये आडवाणी साहब की तस्वीर है। यहाँ गांधी मैदान में आए हुए थे, तो मैं चूंकि एक फोटो जर्नलिस्ट रहा हूँ, और आज बिहार के जितने भी फोटोग्राफर हैं, उनमें मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा वर्षों तक काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मैंने इंदिरा माइक आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, बीके जैन साहब आपकी। आवाज आ रही है अभी? जी आ रही है। हाँ। हाँ। तो ये जो तस्वीर है, ये इंदिरा इंदिरा गांधी की तस्वीर है। ये 1982 या 83 की मेरी ली हुई है। और ये मैंने दिल्ली में लिया था, चांदनी चौक से इनका एक प्रोसेसन निकल रहा था। आवाज फिर आपकी म्यूट हो गई। आवाज आपकी म्यूट हो गई सर। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। चलिए सर की आवाज नहीं आ रही है, हम यहाँ करते हैं। और कमल बाबू से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम को समापन करते हुए उसकी महत्ता, आज की विषय की महत्ता पर प्रकाश डालें और कार्यक्रम को समापन की घोषणा करें। हरि ओम। परम पावन ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी संघ अंतर्गत बिहार पीडब्ल्यूडी संघ सभी बंधु बांधवों को स्किल डेवलपमेंट के साथ आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक सुंदर सहज प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला समर्पण A to Z, हम सबके संरक्षक डॉक्टर शिवाजी सर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय
जैन साहब संग तमाम वरीय कनीय बंधु बांधवों का हार्दिक अभिवादन। बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग समर्पण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने संघ सर्विस प्रदाता के रूप में, जो समर्पण एक प्लेटफॉर्म है, आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम जो है विगत दिनों से चल रहा है। आज 11वां दिन है। रोज दिन एक एक्सपर्ट जो हैं हमारे समक्ष आते हैं और पूरे तन्मयता के साथ जिस विषय वस्तु से वो विशेषज्ञ होते हैं अपनी बात को रखते हैं। उसी कड़ी में आज जैन साहब ने जिस प्रकार से फोटोग्राफी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की जो कला बड़े ही सहज, सरल और सुंदर व्यवस्थित तरीके से, बारीक तरीके से छोटी छोटी चीजों को समझा करके कहा, निश्चित तौर पर सैल्यूट है जैन साहब को। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। आपने हमारे समर्पण प्लेटफॉर्म पर आकर के दिव्यांग बंधुओं को ये बताने का प्रयास किया कि फोटोग्राफी भी एक माध्यम बन सकता है आप लोगों को आत्मनिर्भर बनने बनाने में। जैसे कि प्रश्न भी आए, फोटोग्राफी में कैसे हम काम कर सकते हैं, कठिनाई है, तो जिसका समाधान भी हमारे कमिश्नर सर ने और जैन साहब ने बड़े ही सरल तरीके से बताया कि भारत सरकार के द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इस प्रकार की दिव्यांगता को जो है मान्यता दी गई है। 21 प्रकार की दिव्यांगता में जो दिव्यांग बंधु इस कला में चाहते हैं कि मैं निपुण हो सकूंगा, मेरे लायक, ये करने लायक है, वो इसको करेंगे। क्योंकि रोज दिन तो एक न एक विषय रखा जा रहा है, तो जो जिसके लायक हैं वो उस चीज को चूज करेंगे और उसमें पारंगतता हासिल करके धीरे धीरे जो है सीखने का प्रयास करेंगे और अंततोगत्वा पारंगत हो करके वो अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो लगातार ये क्रम चल रहा है, बड़ा ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समर्पण A to Z का जो ये प्लेटफॉर्म है निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दिव्यांग बंधु बांधवों के लिए बड़ा ही जबरदस्त आयाम आने वाले समय में साबित होगा। बंधुओं, कुछ चीजें देखने में अच्छी लगती है, कुछ चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें करने में अच्छी लगती हैं। अब हमें जब पारंगतता हासिल करनी है किसी भी विषय में, सपोज दैट जैसे आज फोटोग्राफी की बात आई, तो हमें लगना होगा, बिना लगे कुछ भी नहीं होना है। और एक दिन में अलादीन का चिराग नहीं कि घिस दिए और काम हो गया। हमें कोशिश करनी होगी, ट्राई अगेन एंड अगेन, निरंतरता रखनी होगी, बारंबारता रखनी होगी। जैसे स्लाइड जो अभी चल रहा था उसमें 5 चीजों के बारे में बताया कि 5 तरह का फोटोग्राफ्स आप टारगेट रखें, 5 तरह के फोटोग्राफ्स जो हैं आप रोज दिन तैयार करें। धीरे 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 आदत में शुमार हो जाएगा और आप खुद छांटने लगेंगे कि आज हमारा ये अच्छा रहा, ये अच्छा नहीं रहा, ये अच्छा रहा, और इस प्रकार से शार्पनेस बढ़ते जाएगा और एक दिन आप निपुण हो जाएंगे और फिर आपका
मार्केटिंग वगैरह सब कुछ जो है दी बेस्ट तरीके से जो है सामने आएगा। कुल मिलाकर के आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी सहभागी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस अनुशासनबद्ध तरीके से गरिमा बनाए हुए कार्यक्रम पूरे तन्मयता के साथ सुने, देखे, समझे, और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी प्रकार से